मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। कई दिनों से हमारे देश में एक नया विमर्श चल रहा है। आप में से जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कोई फैसला दिया गया था और एक केस को खारिज कर दिया गया था। किंतु केस को खारिज करने के बाद कोई टिप्पणी की गई थी और वह टिप्पणी कुछ लोगों को नागवार गुजरी। वैसे जज लोग बहुत सारी टिप्पणियां मौखिक किया करते हैं और उन टिप्पणियों को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं माना जाता कि वो फैसले का अंग नहीं होती। लेकिन इस जज साहब ने जो टिप्पणी की थी, कुछ लोग उससे सहमत नहीं हुए, क्योंकि किसी भी टिप्पणी पर सहमति असहमति दोनों की गुंजाइश है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या वह एक अकेली घटना थी या एक ऐसे मर्ज या ऐसे बीमारी का लक्षण है जो हमारे देश के रगों में जहर की तरह फैल गई है। मैं इसी बिंदु पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जिन वकील साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री गवई के ऊपर इस टिप्पणी से आहत अपने को महसूस करते हुए और अब तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने उनसे सब काम कराया, जो बहुत सारे लोगों को हास्यास्पद लगेगा, मुझे भी लगता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि करवाया, क्यों करवाया? क्योंकि उन्होंने जूता फेंका उनके ऊपर, और 16 सितंबर को नहीं फेंका, केस उनका खुद का था। वह अक्टूबर के पहले सप्ताह में किसी दिन जूता फेंका और ये कहते हुए एक नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शायद वह टिप्पणी भगवान विष्णु को लेकर के की गई थी और कोई ऐसी टिप्पणी नहीं थी कि वो सनातन का अपमान हो गया। लेकिन हर व्यक्ति के सोचने का अपना एक तरीका, नजरिया होता है। इसको लेकर के कुछ सोशल मीडिया ऐसे हैंडल हैं जो इस वकील को, जो फ्रस्ट्रेटेड वकील है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसका नाम तक लोग नहीं जानते थे, वो मुकदमे हारता था, जीतता था, कोई नहीं जानता, लेकिन यह मुकदमा, ये प्रस्तुत मुकदमा ये हार गया था। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स और जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसने तो उस वकील को लेकर के चमत्कार कर दिया है। गोदी मीडिया ने इसका इंटरव्यू छापना, बताना शुरू किया लोगों को। क्यों बताना शुरू किया? क्योंकि पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं की, छुट्टा उसको जाने दिया। यहाँ तक कि उसका जो जूता उसने फेंका था उसे भी वापस कर दिया। आधार यह बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए कहा कि छोड़िए, मैं कोई परवाह इसकी नहीं करता। लेकिन पुलिस को नहीं लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता नहीं फेंका गया है, यह पूरे न्यायपालिका के ऊपर जूता फेंका गया है। यह पूरी न्यायपालिका को अपमानित करने की साजिश की गई है, कोशिश की गई है सनातन के नाम पर। और इसका परिणाम यही हुआ कि जो गोदी मीडिया के लोग जो दिन रात हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर फैलाते हैं नफरत का, उन्होंने इसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। अगर वो जेल में होता तो शायद उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाता। और अगर उसने जूता किसी सत्ताधारी दल के बड़े नेता के ऊपर फेंका होता तो उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लग गया होता, यूएपीए के तहत बंद कर दिया गया होता। अगर उसने इस तरह के नारे के बजाय भी और नारा लगाया होता, जैसे मसलन बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, इस तरह कोई बात कह दी होती उसने तो, और जूता फेंक दिया होता तो। यानी ऐसी चीज जो सरकार से असहमति दर्शाते हुए उसने कह दी होती, और शायद वह व्यक्ति जिसका नाम राकेश कुमार बताया जाता है या राकेश मोहन बताया जाता है, उसका नाम वह नहीं होकर के कोई दूसरा होता,
आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो शायद वो यूएपीए और देशद्रोह के मुकदमे में बंद होता, किंतु छुट्टा घूमने लगा और गोदी मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू को प्रसारित किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने मुझे कहा कि ऐसा करो। और जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं और जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई कारगर ढंग से नहीं हुई है, उन्होंने गवई साहब जिन पर जूता फेंका गया उन पर उस टिप्पणी को लेकर के इतनी ज्यादा बुरी बुरी बातें कहनी शुरू कर दी हैं, जहर फैलाना शुरू कर दिया है, जैसे वे भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होकर के सनातन के कोई दुश्मन हो। वैसे जब गवई साहब ने शपथ लिया था उसके बाद उन्होंने बातचीत में कहा था कि वे अंबेडकर और गांधी को मानते हैं, वे बौद्ध हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वे किसी भी धर्म से नफरत करते हैं। वैसे भी किसी भी न्यायाधीश को जाति और धर्म से ऊपर उठ करके संविधान के अनुसार ही फैसला देना चाहिए और देना होता है, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो गलत करते हैं और उनकी निश्चित तौर से बाहर निंदा होनी चाहिए। हालांकि जूता फेंकना तो कोई विकल्प नहीं है, या हमला करना निश्चित तौर से कोई विकल्प नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, विपरीत है। कुछ हलकों में ये बात आ रही है कि चूंकि गवई साहब दलित समुदाय से आते हैं और ये वकील सवर्ण समुदाय से आता है, इसलिए दलितों के प्रति जो नफरत की भावना भरी हुई है उसका यह परिचायक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, हरिओम वाल्मीकि नामक दलित को पीट कर उत्तर प्रदेश में मार दिया गया, और हरियाणा में एक एडीजीपी जो दलित अधिकारी थे पूरन कुमार, उन्होंने आत्महत्या कर ली, कहते हुए, उन्होंने जो नोट बरामद हुआ है, कहते हुए कि उनके ऊपर जातीय उत्पीड़न उनके साथ किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, भेदभाव बरता गया। और ये एडीजीपी थे, लगभग 25 सालों की उनकी नौकरी थी, उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो कुछ लोगों का कहना है कि गवई साहब चूंकि दलित हैं इसलिए ऐसी घटना घटी। मैं इसे थोड़ा दूसरे नजरिए से देखना चाहता हूं और आपके सामने पेश करना चाहता हूं सोचने के लिए। मुझे लगता है कि अगर यह अकेली घटना होती, वो गिरफ्तार कर लिया गया होता, जेल में भेज दिया गया होता। हालांकि बार काउंसिल ने उसकी सदस्यता रद्द कर दी, अब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, इतना तो एक्शन लिया इन्होंने। किंतु पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती इस बिना पर कि भले ही गवई साहब ने उदारता का परिचय देते हुए उस व्यक्ति को, उस वकील साहब को क्षमा कर दिया था, क्योंकि उनकी महानता है, क्षमा कर दिया। हमने गांधी जी को इस देश ने जाना है कि यदि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो। यीशु मसीह का उदाहरण है कि अगर कोई आपके साथ बुराई करता है तो उसका जवाब बुराई से मत दो। मोहम्मद साहब का उदाहरण है कि जब वो टहलने के लिए निकला करते थे, एक बुढ़िया उनके ऊपर गंदगी फेंका करती थी, कूड़ा फेंकती थी, एक दिन उसने नहीं फेंका तो उसका हाल चाल लेने ऊपर पहुंच गए, क्योंकि ऊपर से फेंकती थी और सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता था। और उन्होंने पूछा कि कहीं आप बीमार तो नहीं है, क्योंकि आज आपने कूड़ा नहीं फेंका। यह सहनशीलता गांधी में थी, यीशु मसीह में थी। यह सहनशीलता भगवान बुद्ध में थी, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया। यह सहनशीलता मोहम्मद साहब में थी, जिसको पैगंबर मानते हैं इस्लाम धर्म के अवलंबी। लेकिन गवई साहब ने भी यही परिचय दिया, कहा कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये पुलिस को सोचना चाहिए था कि पूरी न्यायपालिका के ऊपर हमला है। पुलिस को सोचना चाहिए कि इस तरह से जो तत्व हैं वो ईश्वर का नाम लेकर के ही सही कुछ भी कर सकते हैं। अगर गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, हो सकता है वो भी कह सकता हो कि, या उसके जैसे लोग कह सकते हैं कि मुझे ईश्वर ने आदेश दिया था, ईश्वर के आदेश पर मैं सब कर रहा हूं। ये तो फांसीवादी मनोवृत्ति है कि ईश्वर ने आपको ही चुना आदेश देने के लिए, और ईश्वर इतना सख्त है कि अगर उन्हें किसी पर कार्रवाई करनी हो तो इस तरह के फ्रस्ट्रेटेड लोगों को चुनेंगे। और ईश्वर ऐसा क्यों करेंगे? जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं कि ईश्वर ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर कृपालु होते हैं, दयानिधान होते हैं, करुणा सागर होते हैं, करुणाकर होते हैं, मर्सीफुल होते हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा इसको
सोशल मीडिया के जो राइटिस्ट हैंडल्स हैं, सैकड़ों की संख्या में विद्यमान है, उन्होंने उसे ले लिया है। मुझे लगता है ये उस मर्ज का लक्षण है जो हमारे देश में, हमारे देश के नसों में जहर बन करके फैल रहा है। वो है घृणा का, नफरत का, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का, दलित सवर्ण के बीच के नफरत का, एक नफरत का पूरा वातावरण बन गया है कि अगर असहमति हमारी आपकी किसी बात से है तो हम कानून अपने हाथ में लेंगे। या यह भी है कि इसके माध्यम से, उस वकील के माध्यम से पूरी न्यायपालिका को धमकाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि समझ जाओ, हम लोग जो चाहते हैं, और हम लोगों से मतलब क्या है, उन लोगों से जो इस देश में एक तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां एक ही धर्म के लोगों का वास हो। वो संदेश उसके माध्यम से देना चाहते हैं कि समझ जाओ, और हमारे अनुसार, अगर हम हमारे उद्देश्यों के अनुसार, लक्ष्यों के अनुसार तुमने बहुत सारे मुकदमों का फैसला नहीं किया हमारे पक्ष में, तो संभल जाओ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये शायद आजाद भारत के इतिहास की अनोखी घटना है, या कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहीं पढ़ाई, दूसरी घटना है, पहले भी कोई घटना हुई थी। और राजनीतिज्ञों के साथ घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अगर मजबूत राजनीतिज्ञ है, सत्ताधारी दल का बड़ा नेता है, तो मानेगा कि उसके हत्या का प्रयास किया गया, हत्या की कोशिश की गई, ये तो राष्ट्र के साथ द्रोह हो गया। और ये गोदी मीडिया के चैनल चीख चीख करके बोलने लगेंगे कि ऐसे आदमी की कोई जगह बाहर नहीं है, इसे जेल में भेज देना चाहिए। वो ये उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे। और ये सोशल मीडिया के जो राइटिस्ट हैंडल हैं, ये तो पता नहीं क्या से क्या करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी देश बचा हुआ है। बहुत सारे लोग इस बात से खफा हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि पूरा देश इससे क्रुद्ध है। लेकिन अगर देश क्रुद्ध है तो व्यक्ति बाहर क्यों है, उसे जेल में क्यों नहीं होना चाहिए? छोटे मोटे अपराधों में लोग महीनों तक जेल में रहते हैं, उनको जमानत नहीं मिलती। अगर किसी पर यूएपीए की धारा लगा दी जाए और आरोप गलत भी हो, उसको जमानत मिलने का प्रावधान नहीं है। यदि ईडी किसी को अरेस्ट कर ले तो उसको जमानत मिलने का प्रावधान नहीं है। संबंधित को स्वयं ही साबित करना होगा कि उस पर लगे आरोप झूठे हैं। वो जेल में है, अब कैसे साबित करेगा, नहीं साबित करेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो वैसी दशा में देश क्रुद्ध है तो उस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। वैसे सुना है कि जहाँ पे कई जगहों पे, जहाँ पे अब कहना उचित नहीं होगा, कई जगहों पे जैसे पंजाब में, कर्नाटका में इस व्यक्ति के ऊपर केस हुआ है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनका मानना है कि दिल्ली पुलिस ने जब केस नहीं किया तो हो सकता है उसके ऊपर दिल्ली पुलिस का बरदहस्त है। और दिल्ली पुलिस का बरदहस्त अगर है तो क्यों है, ये समझना बहुत कोई कठिन काम नहीं है। तो मानते हैं कि अगर पंजाब से अरेस्ट करने आएंगे या कर्नाटका से अरेस्ट करने आएंगे तो हो सकता है उसको अरेस्ट नहीं करने दिया जाए। पूर्व में ऐसी घटनाएं कई घट चुकी हैं, गलत भी एफआईआर होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है। और जैसा मैंने कहा है, यदि सत्ताधारी दल के किसी नेता के साथ ऐसा हुआ होता तो असम में केस हो जाता, उत्तर प्रदेश में केस हो जाता, मध्य प्रदेश में हो जाता, राजस्थान में हो जाता। यानी मल्टीपल एफआईआर लागू जारी कर दिए गए होते, दर्ज कर दिए गए होते, और पुलिस की सक्रियता देखते बनती होती। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि उस बीमारी का लक्षण है जो हमारे देश के नसों में, रगों में फैल रही है, वह नफरत, घृणा, भाईचारे के खात्मे का जो फ्रेटर्निटी की कल्पना हमने अपने संविधान में की है, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, उसके क्षरण होने का, उसके क्षरित होने का मुझे लक्षण लगता है। इसलिए हमें इस लक्षण के आधार पर उस बीमारी को समाप्त करने के लिए लड़ना होगा, वरना इस तरह के वकील साहब पैदा होते रहेंगे। क्योंकि अलग से कोई अकेली घटना नहीं है, कोई ये आइसोलेशन में इसको नहीं देखा जा सकता, इसे उस नफरत के रूप में देखा जा सकता है जो देश में फैली हुई है, और उस हर संस्था के प्रति फैली हुई है जिससे कुछ लोगों को असहमति है। क्योंकि जब तक संस्थाएं उनके अनुसार नहीं चलेंगी, वे उसे असहमत रहते हैं। तो मित्रों, मैंने सोचा मैं आपसे यही कहूं। अभी मैं अमेरिका में हूं
और इसलिए मैंने अभी जाड़ा आपके यहाँ नहीं पड़ रहा होगा इंडिया में, लेकिन हमने इसी जाड़े के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं चूँकि यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है। फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ, चूँकि सब सुनने देखने के बाद मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था अपनी बात रोकने से। आप भी इस पर विचार करें, अभी सोचें, हो सकता है आप भी मेरी बात से असहमत हों, लेकिन अगर असहमत हों तो उसके कारण होने चाहिए। और असहमति व्यक्त करने का यह तरीका नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सारे संवैधानिक तरीके हैं, उस तरीके का पालन किया जाना चाहिए था। वो कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे सकते थे कि माननीय आपने जो कहा उचित नहीं है या अवांछित है, आप उसको खेद प्रकट करें या वापस लें, और उस पर सुनवाई होती है, जैसा भी विचार होता है उसका निर्णय होता। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और मेरे वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।